गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास 11 केमिस्ट्री वीडियो। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में, जिसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से भी या एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करें तो किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उसी रिलीज हुई एनर्जी के अमाउंट को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा एच ई जी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जी फॉर गेन, और डेल्टा एच एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा एच ई जी से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ई ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम ये नोटेशन यूज करेंगे बार बार, क्योंकि लॉन्ग नेम है, इसका स्पेलिंग बड़ा है, तो बार बार हम इसको नहीं लिखेंगे, यही यूज करेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है ये हमें जानना है। तो हमने क्या बताया कि अगर ये आइसोलेटेड, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, ये एटम कैसा है, न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल, और आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब उसका किसी से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए ठीक है, ऐसा एटम जो अकेला हो, ऐसा ना हो कि कंबाइन हो, कई एटम से मिलके बना हो, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना हो, आइसोलेटेड हो, अकेला हो। ठीक है, तो आइसोलेटेड और गैसियस होना चाहिए, गैसियस एटम। तो जब आइसोलेटेड गैसियस एटम में ये क्या है, यहाँ वैलेंस सेल है, इसको बोलेंगे वैलेंस सेल। ठीक, तो बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर इंटर कराया जाएगा तो उसमें एटम में इंटर कराने पर क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इंटर कराया जाएगा तो इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, और इसी रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानेंगे। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस तरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन के डालने से। ठीक, तो ये मान लीजिए ए एक गैसियस एटम है, अब इसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला गया, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने से ये ए माइनस बना, यानी निगेटिव आयन बना। ठीक है, तो इस तरह कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करता है, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और निगेटिव चार्ज आता है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, और जब इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी देंगे, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कब देंगे, जब वो निगेटिव हो जाएगा, एनायन के फॉर्म में हो जाएगा, और तब उसमें आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिर डालना चाहेंगे तो उस समय क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो जब ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन किसी में एटम में डालने के लिए, किसी आयन में, निगेटिव एनायन में डालने के लिए हम एनर्जी देते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग उसको सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे किसी गैसियस एटम में, ये क्या है, एटम है,
अब इलेक्ट्रॉन को डाला गया तो क्या बन गया, एनायन बन गया, ठीक, निगेटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन आने पे जो निगेटिव चार्ज आ रहा है उस समय जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। और इसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कुछ और नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये निगेटिव, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इक्वल होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में माइनस साइन के साथ हम लोग स्टडी करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बोलते हैं डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा जब हम अलॉन्ग पीरियड और टॉप टू बॉटम इन ग्रुप जब उसकी पीरियोडिसिटी को स्टडी करते हैं। अब यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये इसकी यूनिट होगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो निगेटिव भी हो सकता है और मतलब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर एंथैल्पी को डेल्टा एच से लिखा जाता है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डालते समय एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, यानी आपका पॉजिटिव में है एंथैल्पी, तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और एनर्जी रिलीज होना का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे वो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो आपका जो एंथैल्पी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक। और अगर हम इलेक्ट्रॉन को अंदर डालने के लिए एनर्जी दे रहे हैं तो उस समय क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव एंथैल्पी एंडोथर्मिक रिएक्शन को बता रहा है, ठीक है, यानी जिसमें हमें एनर्जी देना पड़े इलेक्ट्रॉन को अंदर डालने के लिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बताएगा, और जिसमें वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को बताएगा, और जिसमें एनर्जी रिलीज हो इलेक्ट्रॉन के जाने से वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बताता है। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिखा था, एक गैसियस एटम है, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन डाला, यानी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। ये एफिनिटी मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जान रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या बनाया, एनायन बनाया, गैसियस एनायन बनाएगा, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने रिलीज किया। मान लीजिए ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसने रिलीज किया, ठीक। अब यहाँ से अगर हम यहाँ डेल्टा एच लिखे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लिखे इसमें, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो गई, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लिखे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो गई, +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब आप देख रहे हो कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, बस यहाँ प्लस और माइनस साइन डिफरेंट है। तो इस प्लस माइनस से हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। माइनस साइन क्या बता रहा है, रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज को बता रहा है कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। प्लस साइन भी, ये जो एफिनिटी है उसको प्लस साइन से हम लोग स्टडी करते हैं, और एंथैल्पी को निगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। तो ये निगेटिव साइन और प्लस साइन से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम एफिनिटी के पीरियोडिसिटी की स्टडी करेंगे तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी से हम उसके पीरियोडिसिटी की स्टडी करेंगे। मोस्ट ऑफ द केस में ये देखने को मिलता है कि एफिनिटी क्या होता है, पॉजिटिव हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द केस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी पॉजिटिव और जीरो, ठीक है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है मोस्ट ऑफ द केस में, ठीक। अब अगर मान लीजिए हम लोग सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो जैसे अगर X, ठीक है, X कोई एटम है, गैसियस एटम है, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम देते हैं इसको, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ये एक्सेप्ट करता है अपने अंदर, तो क्या बनाएगा,
गैसियस एनायन बनाएगा और इस गैसियस एनायन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई वो EA है, ठीक है, EA1। अब ये एनर्जी जो यहाँ दिख रही है आपको, ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर इंटर करना होगा तो उस समय एनर्जी रिलीज होगी, और जो उस रिलीज एनर्जी को हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ये जनरली क्या होता है, ये पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है, ये अक्सर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हमेशा देखने को मिलेगा कि ये अक्सर पॉजिटिव होता है जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसी एटम, गैसियस एटम में इंटर करता है। अच्छा, गैसियस एटम ही यहाँ पे क्यों लिए हैं, क्योंकि गैसियस एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन को जाने में आसानी होगी, क्योंकि वहाँ मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम इस प्रॉपर्टी को, इसको पढ़ने के लिए गैसियस एटम लिए हैं। अब यहाँ पे जो एनायन बना, यहाँ गैसियस एनायन, इस गैसियस एनायन में अगर फिर आपको एक और इलेक्ट्रॉन इंटर कराना है तो अब जब इलेक्ट्रॉन आप इंटर कराएंगे तो अब आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसने पहले से ही इलेक्ट्रॉन ले रखा है और आप ज़बरदस्ती एक और इलेक्ट्रॉन उसको देना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, रिपल्सन हो जाएगा, तो इस तरह वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब जब आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज निगेटिव, यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आगे थर्ड इलेक्ट्रॉन को इंटर कराना है तो थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी अब आगे आप जितनी बार इलेक्ट्रॉन को इंटर कराएंगे एनायन के अंदर अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब सेकेंड, थर्ड, ये सभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में होगी। केवल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन को जब इंटर कराते हैं एटम के अंदर तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, EA2 की बात करें, तो ये ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव, ठीक है, ये ऑलवेज निगेटिव होगा, ठीक। उसी तरह अगर इसी में एक और इलेक्ट्रॉन इंटर करा दें तो ये क्या बन जाएगा, X3 माइनस बन जाएगा, और इस समय जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा EA3, ये भी क्या होगा, ये भी निगेटिव होगा, ठीक। तो अगर मान लीजिए आप इस तरह इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलते हैं, EA1, EA2, ये सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, यानी एक एक करके उसमें अगर इलेक्ट्रॉन इंटर कराते जाएं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, उसके बारे में यहाँ आइडिया मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कराने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में मिल रहा है, सेकेंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन इंटर कराने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव में मिल रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जब सम अप करेंगे तो इस तरह यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जब हम सम अप करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, लेस देन 0, क्योंकि दो वैल्यू निगेटिव में है, एक वैल्यू पॉजिटिव में है, तो निगेटिव टर्म बड़ा है, पॉजिटिव टर्म छोटा है, तो निगेटिव में से पॉजिटिव को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा वैल्यू, यानी 0 से क्या होगा, कम होगा, निगेटिव वैल्यू ही मिलेगा आपको। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग कि कैसे इस टाइप के, जैसे क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए ये नाइट्रोजन, मान कर लीजिए ये नाइट्रोजन एटम, ठीक है, गैसियस एटम है। अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन इंटर कराया, ठीक 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया, ये N3 माइनस बन गया, ठीक, ये क्या बन गया, N3 माइनस बन गया। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका एंथैल्पी क्या होगा, डेल्टा H क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक, डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होगा, सेकेंड, और थर्ड हो गया डेल्टा H इक्वल टू 0। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें ये कैसे लिखा जाता है रिएक्शन, ये अब इसमें गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बनेगा, N माइनस बनेगा, ठीक है, EA, मान लो यहाँ कुछ एनर्जी निकला, फर्स्ट
ठीक, उसी तरह N माइनस में अगर एक इलेक्ट्रॉन इंटर कराओगे तब क्या होगा, N2 माइनस बनेगा। यहाँ भी E(a)2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुआ। अब इस 2 माइनस वाले गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन और इंटर कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, N3 माइनस बनेगा। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुआ, ये दोनों क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरह पॉजिटिव निगेटिव में से पॉजिटिव, यानी अगर -4 है और इसमें 2 जो ऐड करना है +2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में ही तो वैल्यू मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी, ये इन तीनों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जब सम अप करेंगे तो ये क्या आएगा, <0 आएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऐसे और ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन गैसियस एटम है, अब इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन इंटर कराया तो ये क्या बन गया, ऑक्साइड निगेटिव आयन, ये निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, ये गैसियस स्टेट में है। अगर हम फर्स्ट एनर्जी की बात करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा EgH इस तरह भी लिखा जाता है, हमने ऐसे भी बताया है, डेल्टा HEG इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे जो नोटेशन यूज कीजिए, इस तरह भी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को इंटर कराने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, उसकी जो वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू -141 किलो जूल पर मोल। ठीक, इतनी वैल्यू होगी। अब आप देख रहे हैं कि इस वाले स्टेप में, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जब एटम के अंदर इंटर कराते हैं तो यहाँ एनर्जी रिलीज होता है, उसको एंथैल्पी में माइनस साइन के साथ लिखा जाता है। ठीक, तो इस तरह एनर्जी जब रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, और इस तरह उस एनर्जी को, यहाँ एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज्ड। ठीक, एनर्जी जब रिलीज हो रहा है तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, एक्सोर्जिक। ठीक है, एक्सोर्जिक प्रोसेस कहलाएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो एक्सोर्जिक कहलाएगा ये। ठीक, अब अगर सेकेंड केस में देखें, ये O- में अगर एक और इलेक्ट्रॉन हम इंटर कराना चाहते हैं तो ये क्या बनेगा, O2- बनेगा। अब यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज हुआ, ये एंथैल्पी चेंज क्या होगा, अब इसमें आपको निगेटिव आयन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को इंटर कराना है तो अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसको, उसने ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, ले चुका है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब इसमें आप ज़बरदस्ती एक और इलेक्ट्रॉन अगर इंटर कराएंगे तो अब आप एनर्जी देंगे, तो इस केस में आपका जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, और पॉजिटिव में इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 780 किलो जूल पर मोल। अब आप देखिए इसमें एनर्जी क्या हुआ, आप दे रहे हैं एनर्जी, तो जब एनर्जी दोगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, और एंडोथर्मिक होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोर्जिक। ठीक, उस प्रोसेस को एंडोर्जिक बोलेंगे। तो इस तरह यहाँ से आप निकाल भी सकते हो कि एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है, कितना एंथैल्पी चेंज देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ऐसे कोई आयन दे देगा, जैसे नाइट्रोजन के केस में हमने N3 बनने में कितना, N3 का जो एंथैल्पी होगा वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। ये आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या करेंगे, आप उसका एक पूरा रिएक्शन लिखेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गया तो N- बना, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन गया तो N2- बना, थर्ड इलेक्ट्रॉन गया तो N3- बना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के इंटर करने में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज होती है। सेकेंड और थर्ड निगेटिव होगा, और तीनों का जब सम अप करेंगे तो वहाँ पे उसका टोटल इफेक्ट कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कैसा आएगा, <0 होगा, यानी निगेटिव में उसकी वैल्यू आएगा। तो ऐसे आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
अगर फर्स्ट फैक्टर की बात करें तो साइज ऑफ एटम, एटम की साइज, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है एटम के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एटम का साइज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना कम होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एटम का साइज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ मैग्नीशियम और एल्युमिनियम दे दे, मैग्नीशियम का साइज 12 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है। अगर पूछा जाए दोनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज़्यादा होगा, तो जिसका साइज ज़्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैग्नीशियम इतना बड़ा है और एल्युमिनियम उससे ज़्यादा बड़ा है, तो साइज बड़ा तो एफिनिटी कम होगा। तो एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि साइज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। उसके बाद सेकेंड फैक्टर की अगर बात करें तो सेकेंड फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहाँ पे ज़्यादा होगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन हैं, एक और न्यूक्लियस ले ले उसमें ज़्यादा प्रोटॉन ले ले। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को इंटर कराना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस यानी कम प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये आसानी से मतलब एक्सेप्ट उतना नहीं करेंगे जितना ये वाला एटम न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचना चाहेगा, यानी ये अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा, एक्सेप्टेंस इस वाले केस में ज़्यादा होगा, यानी यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ठीक, और यहाँ न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो इसमें एक्सेप्टेंस इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा इसके मुकाबले, ठीक। तो इसीलिए कहा गया है कि न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा होगा, तो इस तरह आसानी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस या एटम के अंदर आ जाएगा। तो जब आसानी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ जाएगा तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, एफिनिटी बढ़ जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने पर एफिनिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है, ठीक। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इलेक्ट्रॉनिक यही फैक्टर आपने आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कैसे अफेक्ट होता है, आप जानते हैं कि 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने को मिलते हैं। थर्ड तो जनरली होता है ये जिसको हम लोग पार्शियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलेंगे। तो ये 2 कन्फिग्रेशन है जिसको हम हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन बोलते हैं, जिसमें P में 3 इलेक्ट्रॉन, D में 5 इलेक्ट्रॉन और S में 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। और दूसरा है फुली फील्ड, और फुली फील्ड में P में आपको 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो अगर हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल है तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फुली फील्ड ऑर्बिटल कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल ऑर्बिटल में फिर इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस आसानी से नहीं हो पाएगा। तो अगर ऑर्बिटल कैसा है, स्टेबल है और उसमें इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वहाँ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहा है। इलेक्ट्रॉन आसानी से उस ऑर्बिटल में नहीं जाएगा क्योंकि वो ऑर्बिटल पहले से ही स्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबल ऑर्बिटल में अगर आप इलेक्ट्रॉन को ले जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगी। इसका मतलब उस केस में स्टेबल ऑर्बिटल के केस में या स्टेबल कन्फिग्रेशन के केस में ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर इस आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो गया, यानी P में 3 इलेक्ट्रॉन, D में 5 या F में 7 इलेक्ट्रॉन दिख जाए, या ये 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन दिख जाए, तो आप समझ जाइएगा कि वो स्टेबल कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्टेबल कन्फिग्रेशन होने के केस में इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस कम हो जाता है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर जाता है। लास्ट 4th पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट
ठीक। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है, अगर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो s ऑर्बिटल छोटा होता है तो उसमें एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगा ज़्यादा आसानी से, तो इसका मतलब s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है s ऑर्बिटल वाले की कम होती है p ऑर्बिटल से, और d ऑर्बिटल से p की कम होती है, और f से d की कम होती है। यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस किस ऑर्बिटल में होगा, f ऑर्बिटल में होगा। तो यही है पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएगा, ठीक, क्योंकि f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उसी का जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, यानी जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे जिस एटम के अंदर, तो ये f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट हो सकता है d, p और s के मुकाबले। सबसे कम एक्सेप्टेंस इलेक्ट्रॉन का होगा s ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। यानी s ऑर्बिटल में बहुत कम स्पेस है, छोटा स्पेस है, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसलिए f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के रहने की ज़्यादा जगह भी है, स्पेस भी है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन s ऑर्बिटल कम एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है, यानी s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं आ सकता है क्योंकि वहाँ पे जगह कम है, s ऑर्बिटल की साइज छोटी होती है, एक ही ऑर्बिट होता है s में, ठीक है। s में एक ही ऑर्बिट होता है, p में 3 ऑर्बिट देखने को मिलते हैं, d में 5, f में 14। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए रह रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को आने के लिए एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, लेकिन f में मिल जाएगा। इसलिए f में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है s, p और d के मुकाबले, ठीक। तो ये फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएशन कैसे होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियड में और ग्रुप में, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक। अब वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग किस में देखेंगे, इन पीरियड। तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, लेफ़्ट से राइट जब पीरियड में मूव करते हैं तो देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो एंथैल्पी की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर निगेटिव, ठीक है। ये ज़्यादा निगेटिव होता है और एक रेगुलर ट्रेंड नहीं शो करता है। अब निगेटिव ज़्यादा क्यों होता है, न्यूक्लियर चार्ज इसमें बढ़ जाता है, तो ज़्यादा निगेटिव कहिए या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहिए कि जब लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज कर जाता है कि न्यूक्लियर चार्ज लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करता है तो उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है न्यूक्लियस के पास तो बाहरी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। निगेटिव साइन क्या बताता है, ये बताता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, केवल इतना बताता है। जब भी हम पीरियोडिसिटी या इसके वेरिएशन की बात करते हैं पीरियड या ग्रुप में तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, माइनस साइन और प्लस साइन का कोई इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो चलिए इसका एग्जांपल हम लोग सेकेंड पीरियड में देख लेते हैं। सेकेंड पीरियड में किस तरह का वेरिएशन देखने को मिलता है। सेकेंड पीरियड की अगर बात करें तो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। अगर लिथियम के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू की बात करें तो ये -60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, ठीक है, -60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये वैल्यू आपको लर्न नहीं करना है, बस केवल यहाँ पीरियोडिक ट्रेंड दिखाने के लिए हमने ये वैल्यू लिखा है। -60 होता है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी वैल्यू अगर बताएं तो ये +67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -119 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं ये वैल्यू थोड़ा गलत हो गया है, ये लिथियम का इतना हो गया, इसका 66 +66 बेरिलियम का होगा, ठीक। बोरॉन का -83 होगा, ठीक। कार्बन का होगा -122, नाइट्रोजन का होगा +31,
और ऑक्सीजन का होगा -141, ठीक। फ्लोरीन का होगा -328 और नियॉन का होगा +116। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ रेगुलर ट्रेंड नहीं देखने को मिलता है, यानी आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डज नॉट शो रेगुलर ट्रेंड इन पीरियड। यानी पीरियड में क्या होना चाहिए, रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलना चाहिए कि इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव होना चाहिए था, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होना चाहिए था, यहाँ इंक्रीज करना चाहिए था। देखिए यहाँ पे आपको 60 दिख रहा है, ये माइनस और प्लस साइन से कंफ्यूज मत होइएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू केवल देखिएगा। यहाँ 60 लिथियम का है और बेरिलियम का 66 है, बोरॉन का 83 है, बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज करता है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। एंथैल्पी निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू से समझेंगे। तो 60 से 66, 83, 122। यहाँ कार्बन तक, लिथियम से कार्बन तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन कार्बन से जब हम नाइट्रोजन में आए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, ठीक है, 31 आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ, ये ट्रेंड हमें समझना होगा। यहीं से न्यूमेरिकल यहीं से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि 122 से फिर इंक्रीज कर गया 40 में, फिर यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है और फिर यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, जबकि इसकी वैल्यू 328 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन है 116। अब नाइट्रोजन और आपको दिख रहा है कि नियॉन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या है, कम हो जा रहा है। तो अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2, 2p3। अब आप देख रहे हो कि 2p3 p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है और सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है। तो ये कैसा है, हाफ फिल्ड, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैसा होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल होता है, ठीक। और हमने बताया था कि अगर ऑर्बिटल स्टेबल है तो वहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन को इंटर करा रहे हो तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। इसी वजह से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो गया है, कम हो गया है कार्बन से, ठीक। और नियॉन की अगर बात करें तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक। अब आप देख रहे हो कि ये p ऑर्बिटल क्या है, फुली फील्ड है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में है, तो ये फुली फील्ड है, ठीक। और फुली फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है, फुली फील्ड ऑर्बिटल भी स्टेबल होता है। तो हाफ फील्ड कह लीजिए या फुली फील्ड ऑर्बिटल कह लीजिए, दोनों स्टेबल होते हैं और स्टेबल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। इसी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे और पॉजिटिव साइन के साथ उसको लिखा गया है, क्योंकि वहाँ ऑर्बिटल फील्ड है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, एनर्जी जो है, वो इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ वैल्यू पॉजिटिव लिखा गया है, यहाँ भी पॉजिटिव है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बेरिलियम का 4 हो गया, और 4 हो गया तो 1s2 और 2s2। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि s ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है, तो इसी वजह से जहाँ पे स्टेबल या हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ दिखेगी। अगर पॉजिटिव साइन ना देखें तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको उस तरह से क्वेश्चन देखना पड़ेगा, जैसे नाइट्रोजन और नियॉन में आपको दिखा कि इन दोनों की वैल्यू जो है घट रही थी। वो क्यों घट रही थी, क्योंकि उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होता है, ठीक। ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वेरिएशन किस तरह का होता है उसको भी देख लेते हैं। तो इन ग्रुप, ठीक, जब ग्रुप में हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, ये टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं ग्रुप में,
तो आप देखते हैं कि ग्रुप में क्या होता है, साइज इंक्रीज कर जाता है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, ठीक। लेकिन पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था, न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पे बढ़ रहा था, ठीक। तो यहाँ पे ग्रुप में एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ये लेस निगेटिव हो जाएगी, ठीक, लेस निगेटिव, ठीक, ये वैल्यू लेस निगेटिव होगी। या अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ग्रुप में टॉप से बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। आप यहाँ से फार्मूला याद रखेंगे, EA प्रोपोर्शनल टू 1 साइज, ठीक है, यानी साइज बड़ा होगा तो फिर एफिनिटी घट जाएगा। तो जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है एटम का, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप में जो एटम आते हैं वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है तो उसकी स्टडी यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिथियम की जो वैल्यू है वो -60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सोडियम की वैल्यू -53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका -48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रुबिडियम का -47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका -46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो ये वैल्यू आपको दिख रहा है कि ये लेस निगेटिव होता जा रहा है। ये 60 था, फिर 53 हुआ, 48 हुआ, 47 हुआ और 46 देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं, आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है और ये रेगुलर ट्रेंड शो कर रही है यहाँ पे, लेकिन पीरियड में रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा था। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस निगेटिव होती जा रही है, ये ज़्यादा निगेटिव था, उससे धीरे धीरे ये कम निगेटिव होता जा रहा है। या आप कह सकते हो कि वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू घट रही है, ठीक। अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हैलोजन फैमिली, ठीक है, हैलोजन फैमिली की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। और हैलोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। लार्जेस्ट या आप कह सकते हो कि ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, हैलोजन फैमिली की पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। तो जैसा अभी आपने ग्रुप में ट्रेंड पढ़ा है कि टॉप से बॉटम आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की होनी चाहिए, फिर क्लोरीन की होनी चाहिए, फिर ब्रोमीन की। यानी आप एक्सपेक्टेड ट्रेंड कैसा देखने को मिल रहा है, एक्सपेक्ट कैसा किए हैं हम एक्सपेक्ट किए हैं सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की एफिनिटी होगी, ठीक, फिर उसके बाद क्लोरीन की और ब्रोमीन की और फिर उसके बाद आयोडीन की एफिनिटी होगी, ऐसा हम एक्सपेक्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या देखने को मिलता है, एक्चुअल में होता है सबसे ज़्यादा क्लोरीन की एफिनिटी, फिर फ्लोरीन की और फिर ब्रोमीन की और लास्ट में आयोडीन की, ठीक। ये इसका एक्चुअल ट्रेंड है। अब ये एक्चुअल ट्रेंड ऐसा क्यों हो रहा है, क्वेश्चन यही पूछता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में होना चाहिए था फ्लोरीन की एफिनिटी ज़्यादा, लेकिन हो जाता है क्लोरीन की एफिनिटी ज़्यादा। अब ऐसा क्यों होता है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और फ्लोरीन के साइज़ की बात करें तो फ्लोरीन की एक छोटी सी साइज़ है, ठीक है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन की बात करें, इसका 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें और इसकी साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, ठीक। क्लोरीन का साइज़ बड़ा है और फ्लोरीन का साइज़ छोटा है। अगर हम फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को इंटर कराना चाहेंगे तो फ्लोरीन में साइज़ छोटा है, तो छोटे साइज़ में अगर इलेक्ट्रॉन को इंटर कराएंगे तो क्या होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं एक्सेप्ट करेगा,
जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में 3 कमरे हैं और कोई बाहर से एक पर्सन आ गया, एक कमरा, मान लीजिए एक ही कमरा है और बाहर से कोई एक्स्ट्रा पर्सन आ गया, एक कमरा में एक बेड है, बाहर से कोई एक्स्ट्रा आ गया और पड़ोसी आपसे कहा, यानी पड़ोसी के घर एक्स्ट्रा कोई आ गया और आपसे कहा कि इनको अपने घर में एडजस्ट कर लो, तो क्या आप रहने देंगे उसको? नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 3 कमरे हैं आपके पास और आप एक ही कमरे में रहते हैं और बाहर से पड़ोसी ने कहा कि भैया हमारे एक मेहमान को अपने घर में जगह दे दो, तो फिर आप अगर रिलेशन है उनके साथ तो आप उनको रहने दे सकते हैं, एक कमरा आप दे सकते हैं क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा है। तो उसी तरह यहाँ क्लोरीन का साइज़ बड़ा है, तो क्लोरीन के साइज़ बड़ा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ये आसानी से ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, लेकिन ये ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा और ईजिली एक्सेप्ट ना करने की वजह से इसकी एफिनिटी कम हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होता है, या 2p इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p5, तो 2p ऑर्बिटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उसका रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाता है, इसका घट जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका डिक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर क्लोरीन की बात करें तो इसमें लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है इसका, लो है, और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की होने की वजह से वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन होता है क्लोरीन का, क्यों, क्लोरीन के साइज़ की वजह से। क्लोरीन का साइज़ बड़ा है, वो आसानी से बाहर दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है क्लोरीन में। लेकिन फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को रिपल कर देता है, यानी वहाँ एक्सेप्टेंस आसानी से इलेक्ट्रॉन का नहीं हो पाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, तो क्लोरीन का। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। वैसे पूरे हैलोजन फैमिली का पूरे पीरियोडिक टेबल में होता है, लेकिन हैलोजन में भी सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो क्लोरीन का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट का होता है, तो आप क्लोरीन का नाम ले सकते हैं। उसी तरह आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पूछे कि सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल पूरे पीरियोडिक टेबल में किस फैमिली का होता है, तो आप बता सकते हो एल्कैली मेटल्स का। एल्कैली मेटल्स का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो हैं उनका पूरे पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। और एल्कैली मेटल्स कौन कौन से हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, ये एल्कैली मेटल्स हैं। अब इन एल्कैली मेटल, ठीक, अब एल्कैली मेटल का पूरे पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अब एल्कैली मेटल में अगर सबसे ज़्यादा कहा जाए तो सीजियम का हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है इन पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका होता है, सीजियम का। ठीक, तो इस तरह आपको ये आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड टॉपिक था, जिसमें सारा टॉपिक कवर किया। अब एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लेता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ नोबल गैसेज आर पॉजिटिव। ठीक, जो नोबल गैसेज है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है, तो आपको पता हो गया कि नोबल गैसेज का जो कन्फिग्रेशन होता है वो स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है, और स्टेबल कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस कम होती है। इस वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहिए उसकी वैल्यू क्या होगी,
कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू घट जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड टॉपिक है। इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।